ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सैम जी, और फटाफट से आंसर बताइए मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया था और सबसे पहले सैम ही आंसर बताएंगे। देखो सैम फटाफट से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जी? सीएम क्लोरोप्लास्ट प्रॉक्सिसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद था या फिर ऐसे ही आपकी एक संगी साथी ने आपकी हेल्प कर दी इसलिए पता चल गया? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत याद था, हल्का फुल्का। थोड़ा बहुत आपको याद है ना, मैंने आपको इसका प्रोसेस, बहुत टफ वाला प्रोसेस था जो आप लोग को मैंने करवाया था। बट मैंने आपसे कहा था कि एक ये पूरी रिएक्शंस की हमारे पास लिस्ट थी, बट मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप चैप्टर इसको थ्रू कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कराया था मैंने? सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन हमारा क्लोरोप्लास्ट था, फिर बीच में हमारा सिंगल मेम्ब्रेन मैंने दूसरे कलर से भी लिया था अगर आपको याद हो, पेरोक्सिसोम लिया था, एंड लास्ट में हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। रिमेम्बर? थोड़ा सा डायग्राम तुम लोग को याद आ रहा है? जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की होंगी उनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेंड सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं साइकिल स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि वो ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन हमारे पास अमाउंट में ज्यादा होती है तो हमारी कैल्विन साइकिल रन नहीं करती है, हमारा फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट थे वो अलग मिले थे, एक 3 PGA था, एक फॉस्फोग्लाइकोलेट था। फॉस्फोग्लाइकोलेट को हमको क्या करना था? कन्वर्ट करना था, इधर से इधर से इधर से यहाँ पे लाके वो कन्वर्ट हुई थी। ऐसे करके कुछ मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर। चलो जी, ये वाला पार्ट, फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जी? आज सुबह क्लास में 6 to 7 बच्चे नहीं है प्रेजेंट है। सारे आंसर तनिष्का जी ही देंगी या फिर कोई और भी देगा? सैम आपको आंसर्स नहीं पता है तो तुम्हारे नाम से मिलता जुलता आंसर है सैम का, कैम फोटो एक्टिव स्टोमेटा। चलो जी, अब पहले कोई आंसर मत देना, पहले सबसे पहले सैम जी ही बोलेंगे कैल्विन साइकिल के कौन कौन से तीनों इंपॉर्टेंट स्टेप थे। क्यों सैम, ये तो याद होने चाहिए। मैम डी आई थिंक। कितने लोग एग्री करते हैं? कोई भी बच्चा जो सैम के साथ एग्री करता हो? तनिष्का जी, आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि आप भी इसका आंसर गलत दोगे। यस सी। पहले हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट? कैसे पढ़ा था हमने कि हमारी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो हमारा क्या हो गया, सॉरी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूटिलाइज करते हैं, वो हमारा फिक्स करती है उसको। ठीक है, क्या था, RuBP जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करती है और 3 PGA के 2 कंपाउंड बनाती है, राइट? यही पढ़ा था हमने। ये हमारा क्या था, कार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स हो रही थी। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारा क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। कैल्विन साइकिल में कहीं पे भी ऑक्सीजन का नाम वो निशान नहीं था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही नाम था। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारा NAD जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी NADH कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा क्या ATP का फॉर्मेशन होता है। ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। तो यहाँ पे एक्चुअल में था रिडक्शन, और लास्ट में क्या था, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या, हमारा पहले 4 कार्बन कंपाउंड बना था, इसमें हमने एक और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके क्या कर दिया था, उसको 5 कार्बन कंपाउंड बना के साइकिल को एंड कर दिया था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ था कह सकते हो, बट मैम सैम जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा आपके इमोजी से काम। आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस और आज की क्लास का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रेस्पिरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने तो अभी अपना आंसर दिया बट मैं नाम नहीं देख पाई, उनका आंसर देख लिया था बस मैंने। मैम डी है शायद। बिल्कुल सही जी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिएक्शन सेंटर टू फोटोसिस्टम 1 टू FES कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही। आप बताइए जी, 67 वाज अ इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहां से लेके यहां तक के सारे इजी हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, 10%। नेक्स्ट, इसका इन C3 साइकिल, सैम इसका आंसर तो दे सकते हो आप करेक्ट? मैम बोलो जी, C3 साइकिल में डिस्को के साथ जब बाइंड करता है, कौन सा आंसर? ए सर। बिल्कुल सही। टू, इसमें भी शायद क्यों लगा रहे हो भाई, जिसमें कॉन्फिडेंट हो एटलीस्ट उसमें तो कॉन्फिडेंट हो। 2 मॉलिक्यूल हमारे 2 PGA।
ठीक है जी, चलो जी, रेड ड्रॉप वाला हमारा किससे है लिंक्ड? रेड ड्रॉप इफेक्ट इज ड्यू टू, ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलते क्वेश्चन था, बट हाँ इतना भी टफ नहीं था कि आप लोग इसका आंसर ना दे सकते। इनएक्टिवेशन ऑफ बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2, ठीक है। फिर क्या आ जाता है हमारा 70, 8 EP सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ, बच्चों वाला आंसर क्वेश्चन था ये क्लोरोप्लास्ट के अलावा वो और कहाँ पे ही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, आगे सॉरी, बोले जी बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक और इजी क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू पीएस फर्स्ट। सैम जी तुमसे तो ये आंसर की उम्मीद नहीं थी मुझे एटलीस्ट। और कोई? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सबसे पहले कहाँ होता है? कनिष्का जी मुझे लगता है क्लास में थोड़ी होनहार बच्ची हैं। फोटो सिस्टम 2 में, बिल्कुल सही। पता नहीं सैम जी आप फोटो सिस्टम 1 क्यों कह रहे हैं भाई? आपको पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 भले ही उसका नाम है, बट हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हमारा यहीं से होता है, नॉन साइक्लिक वाला, याद है ना? फोटो सिस्टम 2 था, फिर हम यहाँ पे जाके यहाँ पे आ रहे थे, तब यहाँ कहीं फोटो सिस्टम 1 हमारा आता है, रिमेम्बर? इसीलिए फोटो सिस्टम 1 से ही सिर्फ ये लिंक्ड है, ना कि फोटो सिस्टम 2 से। यहाँ पे जैसे ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही सुबह होती है, धूप पड़ती है हमारी लीव्स के ऊपर, तो क्या हो जाता है, लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ही वो टूटा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आ गया फोटो सिस्टम 2 के पास। जैसे ही फोटो सिस्टम 2 के पास आया, उसने उसको आगे भेज दिया हमारे फर्स्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर के पास। ऐसे मैंने आपको कहानी की तरह याद दिलाया था, बट फिर भी आप लोग का ये हाल। चलो जी, एक और इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, बहुत बार कराया गया था ये भी, बताएं जी। C4 प्लांट्स का, और तनिष्का आप रुक जाइए 2 मिनट, उसके अलावा कोई आंसर बताइए जी इसका। तनिष्का जी के अलावा कोई और बच्चा जो आंसर बताने में, क्या जी बच्चा? मैम सी। सिमरन इज सेइंग कि फिनोल पायरो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। क्वेश्चन क्या है सिमरन, पढ़ रही हो पहले? व्हाट इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? और जिसकी आप बात कर रही हो वो सबस्ट्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सबस्ट्रेट है। PEP जो बन रहा था हमारा, PEP कार्बोक्सिलेज, ऐसे उसके अलावा कौन कौन से थे? तीन और किए थे ना हमने बच्चा लोग, यस मैम। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। बच्चा जी ऐसे करोगे तो कोई जिंदगी में एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, लिख के दे सकती हूँ मैं ये बात। जो पढ़ाया है एटलीस्ट उसको ही याद कर लेते ना, तो इसमें से अगर आपने कितने 25 क्वेश्चन अगर है ना आपके, तो 20 क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये जो क्वेश्चन का लेवल था ना वो तो बहुत ही बेसिक लेवल वाला दिया हुआ तुमको, मैंने मेरे से अगर बोला होता ना क्वेश्चन में बनाने का, फिर तुम्हें पता चलता। चलो जी, आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is incorrect about the activities associated with photosystem 1 and 2 in a non-cyclic photophosphorylation? क्या आंसर था इसका? प्रियांशु जी अच्छा लीव हो गए फिर से, बिकॉज आई कैन सी वो बार बार ज्वाइन हो रहे हैं और बार बार लीव भी हो पा रहे हैं। एक सेकेंड जी, प्रियांशु जैसे एंटर करें ना वैसे मुझे बताइएगा एक बार। बताएं जी इसका आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 73, किसी ने आंसर दिया क्या अभी तक? गुड इवनिंग मैम। कहाँ थी सुतेक्षा आप? पूरा लेट ज्वाइन कर रही हैं, 15 मिनट बैक टू। सॉरी मैम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल सही कहा तनिष्का जी ने, उसके अलावा तो मुझे लगता है कोई करके ही। तुम लोगों ने कल पेपर दिया था, सच सच बताना मुझे। प्रोडक्शन ऑफ NADPH आयन, तनिष्का आपने तो दिया था, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2 बट नॉट विद फोटो सिस्टम 1। बिल्कुल सही आंसर है। चलो जी, एक और क्वेश्चन इजी, जिनके बारे में कौन सी बात गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, क्योंकि ना जो आपको लग रहा है ना कि दो ऑपोजिट वाले हैं, उन्हीं में से कोई एक आंसर होता है। बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा आंसर लग रहा है आप लोगों को? तनिष्का, अब आप आंसर नहीं दोगे बच्चा, जब मैं आपसे बोलूंगी तब आप आंसर दोगे। अब फिलहाल आपका ये आंसर गलत है। मैम सी। हाँ जी सिमरन, बिल्कुल सही बोला सिमरन ने। फोटो रेस्पिरेशन बच्चा C4 प्लांट का कैरेक्टर नहीं है। C3 में तो होता ही है ना फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि उसके पास एंजाइम प्रेजेंट है र्यूबिस्को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करता है और हमारा ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है। C4 प्लांट के पास क्या है? PEP प्लीज मैम। कार्बोक्सिलेज, ठीक है, जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। अब जब ऑक्सीजन से बाइंड करने का हमारे पास एंजाइम ही नहीं है, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन कराएगा कौन? इसीलिए मैंने आपको 10 बार तब भी कहा था कि इसीलिए हमारे हमारे जितने भी C3 प्लांट्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि वो C4 प्लांट्स में को अडेप्ट करें, जो इनका ये फीचर है उसको अडेप्ट कर लें। चलो जी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन कैल्विन साइकिल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बताइए जी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही कहा पलक जी ने। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP एंड हमारा 12 NADPH। बिल्कुल सही। ये आया एक और अच्छा क्वेश्चन, बट आपके ये दूसरे चैप्टर का था, ट्रांसपोर्ट वाले का, बट कोई बात नहीं, गलती से आ गया, बट इतना भी हार्ड नहीं था। वेन लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल, कैसा प्रोसेस है ये? मैम एक्टिव। और कोई जो इनके साथ जाना चाहेगा? चलो जी, नेक्स्ट। मैम कैन आई, तनिष्का जी मैं बता दूंगी आपको। नहीं तनिष्का, वेन लोडिंग हमारा पैसिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस ही है। चलो चलो चलो, फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग जेड स्कीम, बताइए जी, सबसे पहले क्या होता है हमारा? मैम ए। कौन बोला ये ए? मैम करेक्ट, सिमरन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। इस पार्ट को भी कर लें अभी? चलो जी आ जाओ जी, देख लेते हैं, बिकॉज मैंने भी ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ना देखे नहीं हुए हैं सारे, बिकॉज हमारा चैप्टर भी जो है ना वो थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट क्लास में कर दिए थे, नेक्स्ट क्लास के लिए टाल दिए थे। चलो जी, पहले ये वाला देख लेते हैं। Which of the following A, B, C, D change the conformation change for the synthesis of energy packed molecule during chemosynthesis? चलो जी, आई गेस ये वाला पता होना चाहिए आपको। ABCD, आपसे इन सबके नाम पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं, राइट? यही तो पूछा है। shows conformational मैम changes, कॉन्फर्मेशन मतलब क्या होता है? conformational change for synthesis of energy packed molecule during chemosynthesis। ओके जी, क्या आंसर था इसका, बताइए मुझे। ABCD इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल था जो कि कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करा रहा था ATP के प्रोडक्शन के लिए? मैम डी। आंसर डी है, ऑप्शन डी? मैम सॉरी सी। हाँ जी ठीक है, ये भी कई बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं। सी वाला ऑप्शन ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, ये F1 एंड F0, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चा जी? ATP सिंथेटेस। याद है? मैम वैसे कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फर्मेशन का मतलब डिजायर्ड चेंजेस, जैसे कि सपोज कर लो कि ये रहा हमारा एक एंजाइम, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बनाओगे, इसको बनाओगे कि हमारा ये रहा एंजाइम, सपोज कर लो, ठीक है। एंजाइम का क्या था? एक्टिव साइट है ये हमारे एंजाइम की, हमने पढ़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट आया, कि सबस्ट्रेट हमारा कैसा था, सपोज कर लो कि एरो वाला था।
आपको हम लोगों ने बाद में जब दूसरी वाला हाइपोथेसिस पढ़ा था तो हमने चेंज कर लेते कि हमारा जो एंजाइम है वो भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस कर लेता है। अभी तक ये कैसा दिख रहा था बच्चा आपको, ऐसा, ठीक है। बट अब हमारा अगर एंजाइम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करेगा तो कैसा कर लेगा अपने आप को, ऐसा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस हमने हटा दी थी, सो दैट हमारा जो सबस्ट्रेट है ये इस पे आके बाइंड कर सके। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉपर फिक्स हो जाएंगे अगर जब इसमें जिससे कि हम क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पे सबस्ट्रेट है कहाँ पे वो, इसको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, इस पर्टिकुलर साइट्स को। ठीक है जी, चलो जी, 20 मिनट्स का हमारा टाइम हो गया है और 20 ही मिनट्स मैंने सोचे थे कि मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ करवाऊंगी, क्योंकि हमारा आज का चैप्टर भी बहुत ही लंबा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास एंड ऑफ द क्लास में टाइम बचा तो, एल्स हम करेंगे कल। ठीक है, कल भी आपकी क्लास है, क्योंकि ये रहा आज का चैप्टर जो कि बहुत ही बड़ा है और हमें कम से कम 20 से 25 स्लाइड्स भी करनी है और आज के आज करनी है। ये रहा हमारा चैप्टर। आप लोगों ने क्या बोलते हैं देख ही लिया होगा आपको, क्योंकि ग्रुप में मैसेज थोड़ा सा लेट हुआ था, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो अभी क्लास थी ना वही 8:11 पे खत्म हुई है और 8:15 से आपकी स्टार्ट हुई है। तो मैंने जब क्लास में हाय हेलो कर रही थी उसी टाइम पे मैंने मैसेज किया था, तो पता नहीं कितनों ने देखा है या नहीं। और जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी, इसमें हम लोगों ने आपको पहले से बता रखा है कि हम सारे के सारे चैप्टर्स को फोकस करेंगे कैसे, एनसीईआरटी बेस्ड पे। ये 5 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से मैकेनिज्म्स है, कौन सी गैसेज एक्सचेंज होती है, कहाँ से कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, रेस्पिरेशन की जो कुछ रेगुलेशंस है वो, और लास्ट में हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, आप लोग मुझे बताएंगे हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चा जी, ब्रीदिंग, और दूसरा लिख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या समझते हैं आप इन दोनों से? आपको लोग को नहीं लगता कि ये दोनों एक ही वर्ड होते होंगे? क्यों यस जी? मैम। मैम ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये सब सिमिलर लगता है। सिमिलर लगता है ना, बट डिफरेंस क्या है? सिमरन जी आपने ब्रीदिंग का मतलब तो बता दिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है मैम, बाकी वैसे डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है इनमें? आई वांटेड टू आस्क मैम यू दैट। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारा जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ जाता है, बट ब्रीथिंग में सिर्फ इनहेल और एक्सहेल ये। ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही है इस लड़की की, पता है। आई मीन मैम चलो एनर्जी यूज होती अच्छा, है, चलो वही छोड़ो, सुनो मेरी बात। मेटाबॉलिज्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही हो बट करे बिल्कुल सही भी नहीं हो। ठीक है, आप पहले मुझे बताइए कि आपको इस चैप्टर के बारे में क्या आता है, एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई ये नहीं बोलेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि वो मैं बोलूंगी। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एटीपी प्रोडक्शन, इसको छोड़ के आपको क्या लगता है इस चैप्टर में क्या हो रहा होगा, क्या सीखेंगे हम? बोले जी। मैम एक तो इसमें रेगुलेशन में ये बताएंगे कि जो हमारे ब्रेन में कोई कोई सेंटर्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं हमें ब्रीथिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आपको इस चैप्टर के बारे में क्या पता है? किसी के स्कूल में हुआ है ये चैप्टर या नहीं? मैम ट्यूशन में हुआ था। सिमरन जी आपके ट्यूशन में हो चुका है तब आपका ये हाल है बच्चा जी? आपसे तो जैसे ही चैप्टर के बारे में पूछा तो आप तो नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जैसे कि मेरी क्लास के बाद हो जाओगी। यस मैम। कॉन्फिडेंस देखो। चलो जी, और किसी को कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं अभी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और उन सबको छोड़ के एटीपी फॉर्मेशन को? हम सेल्स के बीच में शायद मैम गैसेज एक्सचेंज होगी और मैम उनकी एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो मैम, आप ये कह O2 का। सकते हो कि आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा पॉइंट मोहित जी ने दिया, लिख लेते हैं। वैसे आपकी क्लास के बच्चों ने थोड़ा बहुत, लास्ट क्लास के बच्चों ने थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में बताया है। लंग्स का प्रोसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, इसको कह सकते हो आप कि इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। चलो जी, और कुछ? थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है टैलेंट।
ओके जी होमा जी, मुबारक हो दिन तो आपको। और कुछ? मैम वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। ओके जी होमा जी, हमें दुख है आपके साथ। वॉल्यूम और कैपेसिटी कह लो। मैम इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन बिल्कुल सही वर्ड यूज किए लड़के ने अब, इंस्पायरेशन एंड एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। और कुछ 4 मैम पॉइंट? टीचर्स के लंग्स में कैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाती हैं वो पढ़ें। ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, उसी में आ जाता है। और कुछ? चलो जी, आपके संगी साथी ने जो लास्ट क्लास में बताया, वो बताया था कि मैम ये एक फिजिकोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि आप लोगों ने मिस किया। अब आइंदा आपसे जब लिख के आएंगे तो आप पूरा बड़ा बड़ा शब्दों में लिख के आएंगे कि मैम ये एक हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज भी होंगी और हमारी केमिकल रिएक्शंस भी इसमें बन रही होंगी। कैसे, कहाँ, क्यों, वो मैं बताऊंगी आपको। एक्सिलेशन और इनलेशन, जो कि मोहित जी ने बताया। पल्मोनरी वॉल्यूम्स, अभी किसी एक बच्चे ने बताया था साथ में, शायद सिमरन ने ही बताया था। मैम हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात जी। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बड़ा सरप्राइज थी कि बच्चे ने बताया, एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप लोग पढ़ रहे हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन का मतलब क्या? एक्सचेंज, चलो, एक्सचेंज नहीं, घुलना। बोलना, क्या बोलना? सम टाइप ऑफ डिसॉल्व। घुलना मैम, डिसॉल्व। तुम लोग को ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था क्या? एक दिन का जो हमारा ट्रांसपोर्ट का लेक्चर लगा था, जिसमें हमने मैम डिफ्यूजन किसी और मेम्ब्रेन से। पहले मुझे इस मैम क्वेश्चन का हाई आंसर दो आप। कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एक्सचेंज होना गैसेस का। हाँ जी, हाँ जी, यही सुनना था मुझे। बिल्कुल सही बोले जी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, मूवमेंट है ये, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हायर टू मॉलिक्यूल लोअर। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बोले जी मोहित जी। अब आया थोड़ा फॉर्म में बंदा, है ना। मैम हमारी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि मैंने मना किया था, मैंने एटीपी मना किया था बट एनर्जी रिलीज से मना नहीं किया था। एंड दूसरा है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब क्या था? एक दो वर्ड्स यूज हमारे होते हैं बच्चा। एक होता है हमारा इंट्रा, जो कि विद इन द मैम सेल, विद इन द सेल। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। और एक होता है इंटर, मतलब दो सेल्स के बीच में, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे और इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाइए जी। मैंने देखो बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है, क्यों ही इरेज करना, ठीक है, अभी लास्ट क्लास में लिखा है, इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग भी। ठीक है, क्या है जो मैंने आपको मना किया कि बच्चा जी आप लोग नहीं यूज करोगे, बट मुझे पता है एग्जाम में आप सारे के सारे जैसे ही क्वेश्चन आया ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सप्लेन ब्रीदिंग या व्हाट इज ब्रीदिंग, सबसे पहले लिख के भी आओगे और लिखना बनता भी है, क्योंकि इसकी जो हम लोग जो बच्चों लेवल वाले से पढ़ते चले आ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि ब्रीदिंग इज व्हाट, इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कहानी हमारी चल कैसे रही है? वी यूज टू डू व्हाट, वी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं कैसे? बाय एटीपी। और एटीपी हमारे को कहां से मिलता है? ये हम लोग अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ये किसकी डेफिनेशन है हमारी? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चा जी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, बिल्कुल ही सही बोले हैं आप। चलो जी, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा जो रेस्पिरेशन है, अभी मैं चैप्टर पे भी आऊंगी, बट आपको पता है मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ाने में मजा आता है मुझे, तो आपको ये बातें भी पता होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम लोग पूरे के पूरे जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या कह लो कि दो फेसेस में इनको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा इनहेलेशन, या जैसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। अभी बहुत सारे बच्चों ने इस वर्ड को यूज किया, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है एक्सहेलेशन, या उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चा जी, यदि ये हमारा इनहेलेशन है ना, वो क्या है बच्चा हमारा? एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्टिव प्रोसेस है। बहुत तेरे बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे पता है, देखो अभी आपको जब मैं कराऊंगी ना, आप लोग ऐसे लिख के भी नहीं आओगे एग्जाम में। ये बड़ा बड़ा पार्ट है, आप लोग जो एग्जाम में लिख के आओगे ना, वो ऐसे ही जैसे मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं ना, वैसे ही लिख के आओगे, क्योंकि क्या है, डाटा भी कम लिखा जाता है और क्या, कंटेंट भी पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में ऐसे चिपका के आना, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके जरा से भी मार्क्स कटने वाले नहीं है। फिर आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या है? देखो एक ही याद रख लो कि इंस्पायरेशन या हमारा इनहेलेशन, ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, तो अपने आप ही
एक्सपायरेशन क्या हो गया बच्चा जी, हमारा प्रोसेस बन गया, ठीक है, पैसिव प्रोसेस बन गया। अब आ जाइए जी दूसरी पार्ट इसकी क्या जाती है। अब आता है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि ये आपको भी मैं यहाँ पे समझा पाऊंगी। चलो जी, हमने पढ़ा क्या कि जो हमारा ये रेस्पिरेशन का कहानी है ना बच्चा, ये पूरा का रेस्पिरेशन ले लो या ब्रीदिंग ले लो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ले लो, इस पूरे को ना हमने जितना भी चीजें चल रही हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वर्ड जैसे ही आता है हमारा, दैट इज योर पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या समझते हो पल्मोनरी वेंटिलेशन से, कोई बता पाएगा क्या मुझे? कोई भी बच्चा क्लास का होमवर्क। पल्मोनरी तो लंग्स के लिए यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पल्मोनरी हम लंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन का मतलब कहाँ से समझते हो कि सबके घर में होगा ना वो, क्या बोलते हैं, किचन में लगा होता है, क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर। क्या मैम मतलब शायद एयर को क्लीन करना। एयर को क्लीन करना। वेंटिलेशन का मतलब क्या हो गया, किसको क्लीन करना हमें, एयर को। तो आप मैम लंग्स में जो एयर क्लीन होती है। लो बेटा, मैं आपको सिर्फ जो वर्ड करेक्ट करा रही हूँ ना, वो वेंटिलेशन को आप समझो एयर। पल्मोनरी अभी जस्ट तुमने बोला कहाँ पे आते हैं मैम, लंग्स में, ठीक है। तनिष्का जी आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा था। प्रेरणा जी इतना लेट आप आओगी ना तो आपको बताएंगे हम। कहाँ थी इतनी देर से, आधा घंटा हो गया, हमने पेपर भी डिस्कस कर लिया और इस चैप्टर का एक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। मैम उस टाइम दिन टू आपकी क्लास 9:30 हुई थी ना। तो 9:30 जब आती तो उसका नोटिफिकेशन भी तो आता है ना। हाँ मैम उस दिन आपने बोली था ना कि इसी टाइम होती है। तुम लोग ना अभी इतने छोटे बच्चे ही रहना जिंदगी भर। ठीक है चलो जी, पल्मोनरी सॉरी। वेंटिलेशन का जब, कोई बात नहीं बच्चा जी, पल्मोनरी वेंटिलेशन का जब भी होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि पल्मोनरी, अभी जस्ट सिमरन ने बताया कि हम लंग्स में आएंगे, तो आप इसको कैसे याद करोगे, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर, ये बादल है हमारे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर से, लंग्स के बीच। बहुत बड़ा हो जाएगा ये, एटमॉस्फेरिक एयर एंड हमारा लंग्स के, एक ही साइड की लंग्स बना रही हूं मैं, लंग्स का जो एल्यूविलाई होगा ना बच्चा जी, लंग्स के अंदर आपको पता होता है ना एल्यूविलाई प्रेजेंट होता है, यस मैम। ठीक है, उसके बीच में जो हमारा गैसियस एक्सचेंज चल रहा है, हमने वर्ड यूज क्या किया है बच्चा, गैसियस एक्सचेंज। कौन सी गैसेस है अभी उनका नाम ने लिया है, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, बट आप जो वर्ड यूज करोगे क्या, कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड हमारा एल्वेलाई ऑफ लंग्स। कितनों को पल्मोनरी वेंटिलेशन क्लियर हो गया? हो गया मैम। हो गया मैम ठीक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जगह ना आप एक और अच्छा सा वर्ड यूज कर सकते हो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गैसेस बिटवीन हमारा एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड हमारा एल्वेलाई ऑफ लंग्स। देखो इनकी ना जो ये सिस्टमैटिक है ना, आपको ये चारों इसी सिस्टम से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर ना इनको इस तरीके से याद करोगे ना तो आपको नेक्स्ट का आंसर अपने आप मिलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये एंड कहाँ से हुआ, बाहर से आई हमारे लंग्स के एल्वेलाई के अंदर में, ठीक है, हम बीच के सारे ऑर्गन्स को भी खा गए, सीधे लंग्स के एल्वेलाई के। और आप सोचो पहले कहाँ पे पहुंच रहे होगे कि ये तो रहा हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हमारी जो ये एल्वेलाई होगी ना, एक एल्वेलाई बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ये हमारी किससे एक्सचेंज कर रही होगी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या चल रहा होगा कि इट विल एक्सचेंज बिटवीन व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई, मैंने आपसे क्या कहा लास्ट वाले से मिलता जुलता है, एल्वेलाई एंड कौन, हमारा ब्लड, जिसके अंदर ब्लड आ रहा होगा, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा होगा उसको आप क्या कहोगे बच्चा जी, उसको आप कहोगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये रहा इसका डायग्राम। कितनों को ये बात क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, पहला वाला हमारा एटमॉस्फेरिक एयर और हमारे लंग्स के एल्वेलाई के बीच में, दूसरा वाला हो रहा है मैम हमारी एल्वेलाई और हमारा जो ब्लड है उसके बीच में। अब आ जाता है तीसरा, इसी सिस्टम में, मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे। फिर आ जाता है और भी अंदर, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल में आप कहाँ पहुंच गए हम मैम एल्वेलाई के अंदर। बच्चे, एल्वेलाई में तो पहले ही पहुंच गए, एल्वेलाई के ब्लड में भी आ गए, ब्लड से कहाँ पहुंचेंगे,
तो अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, जिसका जो लास्ट वाला हमने न्यू इंट्रोड्यूस कराया है ना, वही नेक्स्ट वाले का फर्स्ट है। जैसे यहाँ पे एल्वेलाई लास्ट था, तो एल्वेलाई यहाँ का फर्स्ट हो गया। अब यहाँ ब्लड लास्ट है, तो इसका मतलब है इंटरनल मैम रेस्पिरेशन ब्लड के सेल, ब्लड की, और बिल्कुल सही, सेल कह लो या टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा होगा। अब यहाँ पे जाके आप वर्ड को स्पेसिफिक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फिर लास्ट आ जाता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसका तो अभी क्या पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ के आए हो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक एक्शन। क्या होता है बच्चा जी यहाँ पे, मेटाबॉलिक एक्शन, जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ड्यूरिंग एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। याद है ना हम लोग क्या करते हैं इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्या वर्ड हमने यूज किया था, कौन सा वर्ड यूज किया था सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीडेशन। पूरा बोलो बच्चा, मैक्रोमोलेक्यूल। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल और फूड। ठीक है जी, ये बात हम लोग होश में रहेंगे। हमने क्या किया था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवा दिया था, कंज्यूम हो रही थी हमारी ऑक्सीजन, और उसके रिटर्न में हमको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमको एटीपी दे रही थी, यही हो रहा था। अब तुम लोग खुद से सोचो कि अब आपको समझ में आया कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर चल रहा होगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि ये सारी हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहाँ पे हमारा जो है एक्चुअल काम चल रहा है कि हमको यहाँ पे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और अब हम करेंगे क्या, रेस्पिरेशन यहाँ पे हुआ, और अब हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो अभी आगे इस पार्ट में समझ में आएगा। पहले मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। पूरा का पूरा, या कुछ भी पार्ट इसमें रहता है आपको समझाने के लिए? नो मैम। ऑल क्लियर? चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ जाता है क्या, अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें हमारे कौन कौन से जो है ऑर्गेनल या कैसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हमारा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो तो है नोज, या जिसे हम नेजल कैविटी भी कहते हैं, फिर माउथ, फिर फेरिंग्स और लैरिंक्स। देखो बच्चा जी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब पूछा जाता है किसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब देख, क्योंकि लैरिंक्स और फेरिंग्स एक जैसे दिखते हैं, मतलब दिखते कह रही हूँ, एक जैसे साउंड करते हैं, तो इसीलिए बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, अब कोई भी आंसर नहीं देगा कि मैं, सबसे अच्छी वॉइस दुनिया में किसकी है, सबसे अच्छी वॉइस? मैम सिंगर्स की, लता मंगेशकर। ठीक है, एक फेमस सिंगर है। ठीक है, लता मंगेशकर जी की जो है सबसे अच्छी वॉइस है या थी, पता नहीं। तो याद है हमें। ठीक है बच्चे जी, तुमको याद है ना, अभी हमारी क्लास में कितने 20 से ऊपर बच्चे हैं, अभी आधे ज्यादा जनता को नहीं पता होगी ये बात। ठीक है, तो आपको जिनको, उनके लिए है जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो एल से लता जी, एल से लैरिंक्स, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी, इसीलिए हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है फिर नेक्स्ट हमारे कौन से हैं, ट्रैकिया, जिसको हम क्या वाइंड पाइप भी कहते हैं। अब अगर आपको लैरिंक्स याद है तो ट्रैकिया आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, फिर आता है ब्रोंकियाई, और आपको क्या ब्रोंकियोल्स भी जिन्हें कह सकते हो, लंग्स एंड मसल्स आ जाते हैं लास्ट में। मैम ब्रोंकियोल से पहले ब्रोंकी भी होगी ना? हाँ जी, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकी, लीजिए अभी आएगा, ये सिर्फ हमारा चैप्टर का क्या है, जैसे मैं कराती हूँ समरी, वो वाला पार्ट है। अब यहाँ से आपका जो है एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई, अगर आपको वो सारी की सारी क्लियर है ना, तो अगली जितनी भी हम 7 to 8 स्लाइड्स करेंगे ना, वो आपके लिए बच्चों वाली स्लाइड्स है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, वी ऑल नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। हाँ मैम, हमको पता है। और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये रहा। किसी को अगर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन वगैरह इतना सब नहीं लिखना है, आप सिंपल लिख के आ सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट विल गिव अस एनर्जी। है ना, क्योंकि मेरे में एक बात ऑडियो वीडियो स्लाइड वगैरह सब दिख रही है आपको तीनों चीजें अब आ रही है, क्योंकि मेरे को लगा था क्योंकि मेरे में स्क्रीन जो रुक गई थी। ठीक है, चलो जी, क्या है हमारा, मैंने आपसे क्या कहा कि सेकंड पॉइंट आप क्या लिख के आ सकते हो कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या जाता है कि इसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या है, कंटिन्यूअसली फॉर्म होती है, क्योंकि हमारा वो क्या है, रिएक्शन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू CO2 प्लस वाटर ATP। ATP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ब्रेकडाउन होता रहेगा हमारे फूड का ऑक्सीजन की मदद से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती रहेगी या कह लो कि बनती रहेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में तो किसी काम की है नहीं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर फेंक देती है। या एक्सचेंज कर देती है। बिल्कुल सही है सामने। इसीलिए कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिमूवल कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रही होती है वो भी कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होती है। फिर क्या है कहानी आगे कि ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है चैप्टर आपको कि जो ब्रीदिंग है और हमारा गैसियस एक्सचेंज है वो क्या है, एक स्टेप्स है। किसकी स्टेप्स है, रेस्पिरेशन स्टेप है। ब्रीदिंग भी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी। मैम क्या बोल रही हो, दोनों तो एक ही होते हैं, ब्रीदिंग भी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ये लो जी बेटा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है डिफरेंस। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, एकदम स्पेसिफिक बात कि हमारा ऑक्सीजन जो है हम बाहर से लेंगे और इन रिटर्न हम कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहे होंगे। इस पर्टिकुलर सिंपल सी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन कह लो या सेलुलर रेस्पिरेशन कह लो, या क्योंकि हम लोगों ने रेस्पिरेशन को ही क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, जो कि ऑल्दो मैंने आपको वर्ड मना किया था यूज करने के लिए, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन की जगह क्या सीखा है वर्ड, इन एंड आउट, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मेरा ऐसा शक्ल बनाना जरूरी है क्या मेरी, उससे पहले करेक्ट तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस होने में भी डर जाओगे मुझसे, हे भगवान। ऑक्सीडेशन ऑफ, यार मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया चैप्टर, तो आई डिजर्व द करेक्ट आंसर एटलीस्ट। ठीक है, या तो कोई ऐसा टीचर हो ना कि बेटा ये रेस्पिरेशन है, यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब चल रहा है। मैंने तुमको क्या पढ़ाया, प्रॉपर डायग्राम बना के पढ़ाया है। तो भाई मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। डायग्राम बहुत क्यूट है बस। हाँ, तो इसीलिए मेरे को आंसर भी क्यूट वाले ही चाहिए होते हैं, एकदम करेक्ट वाले, टू द पॉइंट, जो मैं आपको एग्जाम क्लास में बताती भी हूँ 10 बार। मुझे पता है बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं उससे भी, बट आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन में हमारा क्या जाता है बच्चा जी, रेस्पिरेशन में हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब आप लोग क्लियर हो कि हमारा ब्रीदिंग क्या है और हमारा रेस्पिरेशन क्या है। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर हो कि रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, बल्कि ब्रीदिंग में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि हमको कोई मतलब नहीं है कि एनर्जी बन रही नहीं बन रही है, बस हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, दिस इज हमारा ब्रीदिंग। चलो जी, आ जाओ जी एक और अच्छा सा पार्ट पे, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देगी। रेस्पिरेशन क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, इतना ही ब्रीदिंग है, बस बात खत्म। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, वही पुरानी घिसी पिटी सी रिएक्शन, बार बार बोला जा रही हो मैम, बट आपको लिख के आनी है कि हमारा ऑक्सीजन की हेल्प से, जो हमारा ये ब्रीदिंग का रिजल्टेंट निकल रहा है ऑक्सीजन, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है नी, ये रही हमारी एनर्जी, उसका फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये कैसा प्रोसेस है बच्चा, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मतलब क्या, कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे और वही हमारी एनर्जी को भी रिलीज कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब अच्छा मुझे क्वेश्चन ये, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन क्या हमारा सिर्फ लिविंग होता है या कहीं हमने नॉन लिविंग में पढ़ा है? लिविंग होता है। नॉन लिविंग अभी कहीं पे भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अभी मैं नाम बोलूंगी फट से बोल दोगे हाँ मैम, सॉरी मैम। सिमरन बताओ जी। प्रियांशु क्या सो रही हो? सुतेक्षा सोच रही हूँ। सोच रहे हो, जल्दी सोचो भाई, इतना धीरे धीरे सोचोगे। यस मैम। सुतेक्षा सो गई थी क्लास में? नहीं मैम, उठी हुई हूँ, आवाज नहीं निकल रही बस। प्रेरणा जी आप ही बता दीजिए भाई, लास्ट क्लास में तो आपने फटाफट से आंसर दिए थे, शांति से बैठी हुई हो, सुन रही हो बस।
नॉन लिविंग वाला कहाँ पे पढ़ा था? गंदे हो सारे के सारे तुम लोग, पता है। मैम हमने एक्यूमुलेशन पढ़ी थी पर वो कुछ और था। अच्छा ओके। अच्छा ओके, कह रही हूँ मैं कि नॉन लिविंग में भी होता है। कहाँ पे होता है? नॉन लिविंग मतलब डेड पे मत पहुंच जाओ। हमने रेस्पिरेशन को कैसे दो पार्ट में पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस यस। पढ़ा मैम। कहाँ पे हो भाई, होश में रहो। और आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन, हम लोगों ने क्या करेक्ट वर्ड यूज किया था, मैं इसको बड़े हंसी में बोला था आपसे, बट वो हंसी वाली बात थी नहीं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रहे थे, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन जो हो रहा है ना बच्चा, वो हमारा सेल लेवल पे जाके होता है। और यहाँ जो ब्रीदिंग चल रही है वो कहाँ हो रही है? सिर्फ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसमें, और स्पेशली कौन सा? लंग्स। और रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होता है? जाके सेल्स में होता है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर सेल में हो रहा होगा। अब ये हमने क्या पढ़ लिया कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसा है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी चल रही है। और ब्रीदिंग में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एज सिंपल एज दैट, और साथ में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितनों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं? फटाफट से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। प्रेरणा जी समझ में आ गया? यस मैम। ओके जी, अभी हम इसको भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक और स्लाइड भी आपके लिए बनाई है, बहुत प्यारी थी, लास्ट क्लास वाली, इसलिए मैंने हटाई नहीं थी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिनकी मैं अभी हम लोगों ने क्या एक बार पहले भी बात कर ली है कि क्या कौन से ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, देखो क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी क्या है, एक सिस्टम है। हम लोगों ने अगर आपको याद हो, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरीज इन डिफरेंट और एनिमल्स। आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा। सबसे पहला फाइलम कौन सा होता है हमारा? मैम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। क्या वहां पे कोई सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे? नो मैम। उसके आगे सिलेंट्रेटा, वहां पे भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था हमारे पास। स्किन से इसी तरीके से हमारा जो ऑर्गन था वो रेस्पायर कर रहा था। तो जैसे जैसे आप लोग एक बात समझ रहे हो इस चीज को, कि हम लोग जैसे जैसे प्रिमिटिव मतलब जो हमारे सबसे छोटे वाले, जहां से जो चीजें हैं लाइफ जो स्टार्ट हुई है। हाँ जी, प्रेरणा आपने तो पढ़ा ही है, मुझसे ही पढ़ा है। ठीक है, हम जैसे जैसे एडवांसमेंट में पहुंचे, हमारी क्या हो गई? चीजें डेवलप होने लगी। जैसे इसको मैंने अपनी क्लास में कैसे समझाया था पता है? कि हमारे जब पुराना जमाना था, तो ऐसे करके एक फोन आता था ना, जिसमें ऐसे करके 9 वो बनी होती थी, और उसके ऊपर टेलीफोन रखा रहता था। अब वो मूवीज में भी दिखाता ना, वो हीरोइन फोन करती है कि मेरे डैडी आ गए हैं, मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। ऐसा ही वाला फोन था ना, जिसमें से नंबर डालती है ट्रन ट्रन करके। और अब क्या है भाई? हाँ जी, अब तो लाइव वीडियो दिखा देती है वो, देखो आई एम गेटिंग एंगेज्ड, क्योंकि तुमने बात नहीं करी अपने घर में। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए? एकदम स्क्रीन टच फोन के पास। ठीक है, तो वही कहानी हमारे ऑर्गेनल सिस्टम्स के साथ भी थी। मतलब प्रिमिटिव और एडवांस समझाने का मेरा ये था कि जब हम लोग प्राइमरी स्टार्टिंग लेवल ऑफ हमारे फाइलम्स को पढ़ रहे थे, वहां पे हमारे पास कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। कहीं ना कहीं स्किन से, कुछ और पार्ट से वो करके जुगाड़ करके अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही थी। और जैसे ही हम एडवांस फील्ड पे पहुंच गए, तो ऑर्गेनिजम्स में क्या पर्टिकुलर ऑर्गन्स डेवलप होने लगे कि यही ऑर्गन्स हमारे क्या कराएंगे? रेस्पिरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि द मोड ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं तो एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का क्या है? डिफरेंट है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी। दूसरा कह रहा है द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो जी, हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे 4, कहाँ गए ये? ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है ना स्टार्टिंग वाले, ये सब में अलग अलग है। ये क्या है बच्चा जी? सब में अलग अलग है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग है। बट जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, दैट इज सेम इन ईच एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्यों बोल रही हूं मैं ये बात? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं हो रहा है, विद इन द सेल हमारा काम चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर वही हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए बच्चा? जिंदा रहने के लिए एटीपी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर क्या चल रहा होगा? हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होगा। ये पॉइंट है यहाँ पे कहने का। ठीक है, समझ में आया ये बात आपको?
ये मैंने किस कंटेस्ट में Yes, कहा है? ma'am. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, घुमा फिरा के इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन की जगह आपको ये क्या कर देगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन डाल देगा या कुछ और वर्ड डाल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये वही बात फिर से, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हमारा डिफरेंट है। अब देखो जी कि हमारे क्या है, बहुत सारे जो हैं कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, स्किन के थ्रू होएगा, बॉडी वॉल जिसको कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, गिल्स और लंग्स। ये सारे के सारे नाम अभी से रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर का अंत होते होते आप इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ याद कर चुके होंगे। पहला आ जाता है हमारा बॉडी सरफेस के थ्रू। अगर हमारा जो ऑर्गन क्या बोलते हैं कि कुछ कोई ऑर्गन्स डेवलप नहीं है, बल्कि जो उन ऑर्गन्स की जो बॉडी सरफेस है वहीं से वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड हमारे फ्लैटफॉर्म। ये स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और ये चिपके से हमारे फ्लैटफॉर्म। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा क्या, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बहुत ही डीप डेप्थ में पढ़ेंगे इनके बारे में, डोंट यू वरी अबाउट दैट। हाँ, बट क्या है, आज की क्लास में नहीं, आज का क्लास क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए थोड़ा सा इजी जाएगा। बट कल की क्लास के लिए रेडी होके आना, क्योंकि मैं अपने वाले भी नोट्स लेके आऊंगी, जिसमें आपको क्या कैलकुलेशन सिखाएंगे हम। ठीक है, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स जैसी लगेगी आपको क्लास, बट मजा आएगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास मैंने आपसे क्या कहा है, अभी आप लोग को 7 से 8 लाइन लिखने में भी चैप्टर की प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी ने 7 से 8 लाइन बोली भी नहीं थी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, बट एंड होते होते तक आप 7 से 8 पेजेस लिख के आओगे, दैट इज फॉर श्योर। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स की हेल्प से कौन से करते हैं, इंसेक्ट, सेंटीपीड, मिलीपीड एंड स्पाइडर्स में ये जो इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स है। स्किन के थ्रू कौन, हाँ जी मैम, सेंटीपीड और मिलीपीड किसे कहते हैं? सेंटीपीड और मिलीपीड, बेटा जी गूगल है आपकी क्लास में। खजूरा। हाँ जी, तो आप एक बार उसको मतलब मैं अभी यहाँ पे ऐसे करके ड्राइंग बनाऊंगी तो बड़ा गंदा सा ही ड्राइंग लगेगी। कुछ इस तरीके से आपने एक ऑर्गन देखा मैं होगा। ऐसे ही बता दो। अभी उसने आंसर बता दिया ना, क्या बोलते हैं सैम जी, थोड़ा सा और क्लियर करिए इन्हें। मैम वो सुन लिया मैंने। क्या है जी? खजूरा टाइप होता है वो। हाँ, सेंटीपीड और मिलीपीड माइट भी आगे क्लास में इसका डायग्राम का भी दिया हो, नहीं होगा तो मैं आपके लिए लिख के ले आऊंगी। बट अभी एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे भी इनका नहीं पता है कि दोनों क्या एक ही? ओके ये मैम, अलग ओके। अलग से प्रेजेंट होंगे, बस ये ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा इसमें, बाकी तो ये एक ही होंगे, सेंटीपीड एंड मिलीपीड। ठीक है, फिर आता है हमारा स्किन या वॉइस क्यूटिकल के थ्रू, उसमें कौन कौन से हैं, अर्थवॉर्म जो कि स्किन के थ्रू करता है। फिर आता है एम्फीबियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम क्या है हमारा, फ्रॉग। फ्रॉग का कहानी क्या है कि वो उसके पास 3 तरीके प्रेजेंट हैं रेस्पिरेशन करने के, लंग्स, क्यूटिकल एंड हमारे क्या, ब्रोंकियल सिस्टम। इसके बारे में हम लोग क्या डेप्थ में डीप में पढ़ेंगे। फिर आती है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ही हमारा गिल्स भी जो है एक टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए मैम? 3। 3, कौन कौन से? मैम, जनरल बॉडी सरफेस, हम्म, ट्रैकियल सिस्टम और मॉइस्ट स्किन। ठीक है जी। फिर आता है हमारा क्या, गिल्स, और लास्ट आते हैं लंग्स, जिसमें हम सारे के सारे आ जाते हैं। गिल्स का जैसे ही आप नाम सुनते होगे वैसे ही आपके माइंड में कौन आता है, फिशेस। मैम, फिशेस। बट बेटा जी फिशेस के अलावा भी हमारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स जो कि क्या पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो वो हमारे जो है गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है टैडपोल, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि टैडपोल क्या है हमारा, फ्रॉग्स का ही, हाँ जी, एक छोटा वाला फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये हमारा वही है। और फिर आ जाता है हमारे क्या, प्रॉन्स। फिर आते हैं लंग्स में क्या, मोस्ट ऑफ द फ्रॉग से बच्चे, बिल्कुल सही थी। अब ये पार्ट भी आप क्या है पढ़ चुके हो, मेरा वाला पार्ट कहाँ गया जो मुझे पढ़ाना है तुम्हें, चलो जी अभी आएगा, 5-6 स्लाइड्स हैं बट हम खत्म करके ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मैंने आपसे क्या कहा कि जितना मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कराया है ना, अगर आप मेरी क्लास में यही तीनों चीजें अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे की 6-7 स्लाइड में क्या थोड़ी बहुत चीजें एडिशनल करनी होती है, बाकी आपको सब क्या वही लगता होगा, रिपीटेशन वाला। देखो जी, कौन कौन, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ये। ठीक है, इसमें क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और हमारा गैसियस एक्सचेंज भी चल रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हर एक चीज जैसे कहते हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे
कि कैसे हम लोगों ने क्या पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टार्ट किया, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपस में इनका डायग्राम भी कैसे बनेगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगी। और इसी बीच में हमारे क्या बहुत सारे ये ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे, हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं। नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियोल, एल्वेलाई एंड हमारा लंग्स। बहुत ज्यादा डिटेल में आज जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कल हम लोग इसी पर्टिकुलर डायग्राम से आपके एनसीईआरटी के स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें भी बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली, मजा आएगा जैसे कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या आते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है एक्सचेंज पार्ट। कोई जरा सा बताना चाहेगा क्या होता है ये? मैम कंडक्टिंग पार्ट होगा जिसमें हमारा गैस का ट्रांसपोर्ट मतलब पूरा होगा, नॉस्ट्रिल से लेके मैम ब्रोंक्यूल्स तक, और जहाँ पे मेन एक्सचेंज होगा एल्वेला है वो एक्सचेंज पार्ट में है। चलिए जी, लगभग आपने जो डेफिनेशन दिया ना वो सही बोली है। ये देखिए जी, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट्स हमारे बच्चा जी वो पार्ट हो जाते हैं जो हमारे कौन से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है। सबसे पहला जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक सेकंड बच्चा, क्या हो रहा है पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या? याद है सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है और हमारी लंग्स का जो एल्विलाई है उसके बीच का जो एक्सचेंज होता है ना उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट्स। वो हमारे किसके थ्रू होते हैं? कंडक्टिंग पार्ट्स के। ये एक्चुअली क्या करते हैं? इट क्लियर्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, बट फिर भी हमारी बॉडी क्या करती है? सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल कर रही है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है हमारा कंडक्टिंग पार्ट की हेल्प से। इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करते हैं? ह्यूमिडिफाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर का टेम्परेचर जैसे अभी क्या है, अभी हमारा बॉडी के बाहर का टेम्परेचर कैसे 8 से 10 डिग्री के बीच में या 15 डिग्री के बीच में घूम रहा है, बट हमारी बॉडी को कौन सा कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए? 37 डिग्री। 37 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या करती है? उसकी ह्यूमिडिटी को क्या करती है, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी क्या हो गई बहुत ज्यादा, उसकी ह्यूमिडिटी को उसके अकॉर्डिंग करती है जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी, जो एयर का टेम्परेचर है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ फिक्स कर देती है। और इसमें हमारे ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं क्या बोलते हैं, रोल प्ले करते हैं। कैसे? समझ नहीं आया। क्या बच्चा जी? ह्यूमिडिटी को कैसे हम कंट्रोल कर लेते हैं मैम? ये समझो कि अगली क्लास में, आज की क्लास में बस ये समझ लो कि ये कंडक्टिंग पार्ट्स क्या होते हैं और एक्सचेंज पार्ट क्या होते हैं। सिर्फ इतना, पूरा का पूरा कहानी है इस चैप्टर की। अभी तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट है, अभी मैं तुमको एक बार जाते जाते इसका जो है लास्ट का वो भी दिखा दूंगी कितना तुम्हें पढ़ना है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में जब तक एंड होगा ना, अभी से क्या करो ना, जब साथ में पढ़ो तो एक लिस्ट सामने बना लो कि तुमको यहाँ पे क्या चीज क्लियर नहीं हुई है, और फिर देखो कि बाय द एंड ऑफ क्लास क्या वो आपकी क्लियर हो चुकी है या नहीं, और तब भी नहीं हुई है तब आप मेरे से पूछे, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा, इसमें कौन कौन से पार्ट है ये आपको याद करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। NPLTBB ऐसे करके आप याद करेंगे, बिकॉज आपको पता है मैं कोड बनाने में बहुत ही बुरी हूँ। किसी का बन रहा है कोड तो मुझे बता देना, मैं बाकी सारे बच्चों को भी बता दूंगी। बट नोज टू फेरिंग्स टू लेरिंग्स देन ट्रैकिया देन ब्रोंकियोस एंड हमारा फिर ब्रोंकियोल, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एक्सचेंज पार्ट, जिसमें हमारे क्या आते हैं? एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि क्या हो रहा होता है कहानी, डिफ्यूजन वर्ड यहाँ यूज किया। बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी, और ये हमारा क्या एल्वेलाई में चल रहा होगा कहानी। अब आ जाइए जी लंग्स का एक्चुअल चीजें पढ़ने के बारे में, कि लंग्स जो है ना बच्चा हमारा वो कहाँ प्रेजेंट है? थोरिक चैम्बर में, जो आप वो समझ सुनते हैं ना, रिब्स के अंदर हमारी लंग्स जो है क्या बोलते हैं, सेफली पैक्ड है। और ये लाई कहाँ करते हैं? डायफ्रागम के ऊपर, यहाँ पे इसके नीचे से डायफ्रागम पड़ा होता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो राइट लंग है इसमें हमारी 3 लोब प्रेजेंट है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। और लेफ्ट लंग में हमारी सुपीरियर और इंफीरियर ही प्रेजेंट है, मिडिल वाली गायब है। फिर आता है हमारा कि ईच लंग इज कवर्ड बाय व्हाट?
डबल लेयर्ड प्लूरा। एक डबल लेयर्ड प्लूरा से में हम क्या कहते हैं, आउटर वाले का नाम क्या है हमारा, आप ऐसे याद कर सकते हो कि लंग जो है उसमें हमारे दो पार्ट है, वो भी कैसे, डबल लेयर्ड, ठीक है, डबल लेयर्ड प्लूरा, ठीक है बच्चों जी। और यहाँ पे हम आउटर वाले को क्या कहते हैं बच्चा, आउटर में और इनर में दो पार्ट में डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है। आउटर वाले को हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा, हाँ जी, और इसको हम कहते हैं, ये रोल है। ठीक है, ये आप याद करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एंट्री मारने से पहले प्लीज विनम्र निवेदन है कि एवरीवन प्लीज 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 जितना पढ़ाया है वो पार्ट करके आएंगे, क्योंकि कल ही हमारी क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, ठीक है। फिर आता है हमारा ये फ्लो चार्ट, ऑल्दो हम कर चुके हैं बट एक बार फिर भी देख लो। नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फेरिंग्स से लेरिंग्स, ट्रैकियल से ब्रोंकियल से ब्रोंकियस से ब्रोंकियोल्स, एंड फिर हमारा एल्वेलाई से ब्लड में, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे बनाना है, और अगर किसी के पास प्लीज निनोमिक्स है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे भी दे दो भाई, मैं उन बच्चों को भी ये बता दूं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी एंड, ठीक है, क्योंकि ये क्लास, ये जो पार्ट है मैंने लास्ट क्लास में भी सारे बच्चों को बताया है, तो आप भी इसको सीख के जाएं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर व्हाट। अभी तक जितना पढ़े थे हम बेसिक पढ़ रहे थे, बट एग्जाम पॉइंट, वो भी कौन से एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो ये डिफरेंट 8 ऑर्गन्स हैं, और ये पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो इनको शो करते हैं। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट कर दिया, जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी हमारे प्रिमिटिव ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब हमारे कैसे कर रहे होते हैं रेस्पायर, मैम जनरल बॉडी सर, जनरली बॉडी सरफेस से स्किन कर रहे होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक क्या आते हैं, पॉरीफेरा से एस्केलमेंथीस तक के वहां तक आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल्स के थ्रू कौन कर रहा होता है, अर्थवर्म एंड हमारा फ्रॉग। फिर आते हैं गिल्स, गिल्स में आती हैं हमारी फिशेस और सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स, स्पेशली हमारा टैडपोल। फिर आता है हमारा बुक गिल्स, बुक गिल्स में हम लोग, इसका नाम पहले तो बुक गिल्स क्यों, अगर आपने अपनी बुक को देखते होगे इस साइड से, देखो जो ये साइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर साइड हमारा कुछ क्या ऐसा ही दिख रहा होता है कि बुक्स की तरह दिख रहा होता है, हाँ जी, गिल्स में, जिसको हम लैमेले कहते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया बुक गिल्स। और इस ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल है लाइमुलस, ठीक है, जिसको हम क्या किंग क्रैब भी कहते हैं, और ये एक लिविंग फॉसिल भी है। लिविंग फॉसिल, फॉसिल का मतलब आप सारे के सारे जानते होंगे, ठीक है, खनिज जिसे हम कहते हैं। फिर आता है बुक लंग्स, वो हमारे स्पाइडर और स्कॉर्पियन शो करते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, वो हमारा कॉकरोच में होता है, ये आपने अपने उस चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। फिर आते हैं हमारा टीनिडिया, जिसमें कि गिल से, पल्मोनरी स्लैक्स मतलब लंग से, इसको कौन शो करता है, मोलस्का। और लास्ट में आते हैं हम एम्फीबिया से लेके पूरे के पूरा मेमेलिया, जैसे इनवर्टिब्रेट्स वाले, उसमें आते हैं हमारे कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। आप सारे के सारों को ये वाला पार्ट कल याद होना चाहिए। कल हमारी क्लास किस टाइम है, जस्ट 1 सेकेंड, कल हमारी क्लास है 16, 9:30 से 10:30, तो हमारे पास टाइम भी बहुत है एंड ऑफ द क्लास में, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन इसके पूछूंगी जरूर, ठीक है जी। और ये सिमरन जी एंड प्रेरणा जी आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप मुझे ये याद दिलाएंगी कि मैम आपको कुछ चीजें पूछनी थी बच्चों से, जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है याद करने के लिए। हाँ जी सैम जी, हमारी बॉडी में भी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वो तो मैम कोई ना कोई ऑर्गन कर रहा होता है, तो हम ये लोग आत्मा आत्मा क्या होती है, आत्मा कुछ नहीं होती मैम, नहीं होती। यार, तो मेरे को रात में डराओ भाई, सैम वैसे भी बहुत डरपोक इंसान। तो मैडम लोग बोलते क्यों है आत्मा पर, भाई जो लोग बोलते हैं उनसे जाके पूछो भाई, तो है ही ना हमारी, क्या है, हमारे अंदर सोल तो है ही। तो फिर मैम एक बॉडी को जिंदा नहीं कर सकते मैम, ऐसे ही हम आर्टिफिशियल मैम ऑर्गन्स लगा दे मैम अलग तरीके से, डेड बॉडी को फिर जिंदा कर दें ऐसे, कैसे भाई, कैसे कर लोगे, कितने सेल्स को जिंदा कर लोगे तुम, सेल्स को काउंट भी कराओगे। हाँ भाई तनिष्का जी, भाई सैम जी, तुमको तो डर लगता नहीं, हम वो लोग हैं जो कि वो कृष्णा कॉटेज मूवी देख के भी डर चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज मैम आप हॉरर मूवीज भी नहीं देखते हो, हम बायो स्टूडेंट होके भी डरते हो। भाई हम बायो स्टूडेंट्स इसीलिए क्योंकि हमको प्लांट साइंस चाहिए थी,